हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फर्स्ट जो हमने टॉपिक कवर किया है रिलेशन एंड जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो है आपका सेट्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं करने रिलेशन एंड फंक्शंस पे। तो आई होप आपने वो पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर वो लेक्चर्स आपने देखे हैं तो उसके बाद ही आप लोग रिलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन बेस्ड है सेट्स पे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं, क्योंकि वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कराऊँ इन शॉर्ट टाइम, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है वो कवर हो सके। मेन मेन चीज़ें कराऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे फोकस हो सके। ठीक है, एमसीक्यूज़ पे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आपके पास आने वाले हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये बेसिकली बेस्ड है हमारा सेट्स पे। सेट्स है तो रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। ठीक है, तो मैं सेट्स को थोड़ा सा बता देता हूँ। सेट्स क्या है, आपके पास सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को आप ऐसे लिखते हो ए बी सी। ये रोस्टर फॉर्म है आपकी, और सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी, जिसमें हम स्टेटमेंट में हम डिफाइन कर देते हैं इन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो होता क्या है कि अब आपका रिलेशन एंड फंक्शन में फर्स्ट कंडीशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो फर्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है आपके पास, अब सेट्स आपने की। अब सेट्स पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट पे बात करेंगे। सेट दो सेट के प्रोडक्ट, दो सेट्स के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो क्या कर रहा है, पहले हमारे पास जो दो सेट्स है हम उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता है तो रिलेशन फंक्शन आपको आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जैसे दो सेट्स हैं हमारे पास। डेफिनेशन कर लेते हैं, लेट ए एंड बी विद द टू गिवन सेट्स। और वो सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी। ये पर्टिकुलर है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर रहे हैं तो वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए, या एक एज सेट एलिमेंट हो और एक में एलिमेंट नहीं हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके पास ये कंपलसरी है कि दोनों सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक भी सेट आपका एम्प्टी सेट है, जैसे अगर सी सेट एम्प्टी सेट है, तो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो अब आपके पास दो सेट है, ए एंड बी आर द टू गिवन सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, एंड इज डिफाइंड एज द ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड बी। तो इसमें क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों सेट के एलिमेंट होंगे, ए सेट के भी और बी सेट की। कैसे होंगे इस पर बात करेंगे। जैसे ए और बी दो सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है कि पहला जो एलिमेंट है वन, इसके ऑर्डर पेयर बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ बनते हैं। जैसे वन का ऑर्डर पेयर पहले ए के साथ बनेगा, फिर वन का ऑर्डर पेयर बी के साथ बनेगा, वन हो गया। फिर हम टू को लेंगे, टू का ऑर्डर पेयर ए के साथ होगा, फिर टू का ऑर्डर पेयर बी के साथ होगा। फिर थ्री को लेंगे, थ्री का ऑर्डर पेयर ए के साथ होगा, थ्री का ऑर्डर पेयर बी के साथ होगा। तो ब्रैकेट्स में जो ये एलिमेंट है थ्री एंड बी, ये क्या है, इनको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर्स। तो कितने ऑर्डर पेयर हैं इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाता है, अब इसकी जनरल स्टेटमेंट आ जाती है। आई मीन कि पहले तो आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा कि ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी सेट के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर ए सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ बी सेट के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, एंड सी ए सेट के थर्ड एलिमेंट के साथ बी सेट के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर ए में फोर होता फिर फोर का भी ऑर्डर पेयर बनना था। इस तरह से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया दो सेट का। आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जनरल स्टेटमेंट कैसे होगी। जनरल स्टेटमेंट कैसे होगी कि ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जनरल स्टेटमेंट क्या है, इन सभी एलिमेंट को हमने रखा ऑर्डर पेयर ए बी के साथ। तो क्या कहता है, ये जो ए है आपका, एक्स कर दिया मैंने यहाँ पे ए, फर्स्ट जो ए है, हर एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट ए है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट ए से। और हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो बी है, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आपके सेकंड सेट बी से। तो आपको ध्यान देना है, ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो सेट है
उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस बी जो ये सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सेट में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो ए सेट है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। तो यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं, ए क्रॉस बी कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है एलिमेंट आपके पास। इस पूरे ऑर्डर पेयर को हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इस पूरे एलिमेंट को हम नंबर सेकंड पे लेंगे। तो ऐसे टोटल नंबर आपके पास 6 हो गए, 3 4 5 एंड 6, 6 ऑर्डर पेयर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सेट में कितने हैं 6। तो अगर आपके पास ये तो छोटा नंबर था तो हमने काउंट कर दिया। अगर आपको दे दिया जाए जनरल ऐसे, ये तो हमारे पास एलिमेंट थे तो हमने ऑर्डर पेयर बना के देख लिया। अगर आपको दे दिया जाए ऐसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 आ गया, ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करके, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ऐसी कंडीशन दे दी गई हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है, तो आपको ऐसे दिया गया हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं 6, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर 3 है तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने होंगे। तो वो आ जाएगा 2 आपके पास, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपको दिए गए हों 6, तो कहा जा सकता है कि नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहले 1 मल्टीप्लाई 7 हो सकता है, दूसरा हो सकता है बी ऑप्शन हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, थर्ड हो सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सी हो सकता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई बी 6 है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ए और ए सेट में 2 होंगे या बी में 3 होंगे या ए में 3 होंगे और बी में 2 होंगे, ऐसी कंडीशन ही बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इफ़ ऑर्डर पेयर, इफ़ 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर 2 ऑर्डर पेयर आपके पास इक्वल हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब कि आपके पास 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, जैसे ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यही पे आ गया कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए हैं हमें, एक एक्स प्लस 3 कॉमा वाई माइनस 1, एक ये ऑर्डर पेयर है, एक और 4 3। उसने कहा फाइंड एक्स एंड वाई। तो अब हमें पता है कि 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो एक्स प्लस 3 किसके इक्वल होगा 4 के एंड वाई माइनस 1 किसके इक्वल होगा 3 के। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा 1, अगर दूसरी तरफ चला जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये x और y की वैल्यूज मिल गई आपको, ठीक है। तो ये था कि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर्स जो है ये क्या है आपके पास इक्वल है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फाइंड ए एंड बी। ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स आ सकते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए जो हमने थोड़ा सा पढ़ा उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स। अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो आपको कहा जा सकता है कि फाइंड ए एंड बी सेट। तो अभी हमने किया कि ए क्रॉस बी जब हम करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, ऑर्डर पेयर में सारे फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो सेट ए से होते हैं और सारे सेकंड एलिमेंट कहाँ से होते हैं सेट बी से। तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे है सेट ए से, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है पी। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पी है, यहाँ पे भी पी है, तो पी एक बार लिख दिया हमने, बात खत्म। यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम है, तो एक एम लिख देंगे, ये आ गया ए सेट। और बी सेट में क्या आ जाएगा क्यू आर, क्यू आर। अब यहाँ पे आगे दोबारा फिर सेकंड एलिमेंट क्यू आर है, तो बन गया आपके पास कि फर्स्ट एलिमेंट पी एम है और सेकंड एलिमेंट बी सेट बन गया सेकंड एलिमेंट से, दैट इज क्यू एन आर। उसके बाद आ जाता है रिलेशन। अब रिलेशन क्या है कि जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया पीछे यहाँ पर, हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया,
तो अब क्या है रिलेशन, रिलेशन क्या है कि जितने भी ये ऑर्डर पेयर्स हैं, आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, आपको बताना है कि कौन से ऑर्डर पेयर उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से ऑर्डर पेयर उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास है रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। जैसे नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी क्या रिलेशन है, मतलब ए क्रॉस बी, आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो। बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस आपके पास रिलेशन जो ए सेट और बी सेट के कुछ ऑर्डर पेयर्स में है, वो किस तरह से होगा, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब कैसे, हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। तो कंडीशन क्या है, ए सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। उसने कहा डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब पहले ए और बी आपको दो सेट दिए थे, आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, तो यहाँ पे ए सेट से ए सेट पे ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे रिलेशन था ए सेट से बी सेट पे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या कहा गया है कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है ए टू ए, मतलब आपको निकालना है ए क्रॉस ए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस ए क्या है, ए क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी ए सेट के साथ ही करना है, तो ये भी 1 2 3 4। तो फर्स्ट ए का फर्स्ट एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बाकी सारी एलिमेंट के साथ होगा 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर ए सेकंड एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी के साथ होगा 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर थर्ड एलिमेंट का सभी के साथ होगा 3 1 3 2 3 3 3 4। और फिर फोर्थ एलिमेंट का सभी के साथ होगा 3 1 3 2 3 3 3 4। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या कहता है रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कर दिया आपने, अब उसने कहा है कि ये एक आर है रिलेशन। रिलेशन क्या है कि आपके पास जो ये ऑर्डर पेयर होंगे एक्स, ऑर्डर पेयर बनेंगे जो भी एक्स और वाई, उसमें वाई क्या होगा, वाई होगा एक्स प्लस वन। ये जो वाई है ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वन के। मतलब ऑर्डर पेयर आप कैसे बन गए, एक्स और एक्स प्लस वन, वाई की जगह आप एक्स प्लस वन लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको वो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। मसलन x और x प्लस वन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए 2। क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो सेकंड कितना होना चाहिए 1 प्लस 1 2। फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 है तो सेकंड एलिमेंट कितना होना चाहिए 3। सेकंड एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो सेकंड एलिमेंट 4 होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो सेकंड एलिमेंट 5 होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कंडीशन, इस कंडीशन को कौन कौन से ऑर्डर पेयर फॉलो करते हैं। कौन सी कंडीशन को, x एंड x प्लस वन की। तो पहला 1 1 फॉलो करता है, ये सेम हो गए, ये नहीं करता। 1 और 2 फॉलो कर लेते हैं क्योंकि पहला 1 आ गया, अब 1 में प्लस 1 करोगे क्योंकि x है और फिर x प्लस 1 है। x अगर 1 लेते हैं तो फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 2। फिर 2 लेंगे तो 2 और 3 फॉलो करता है, 3 एंड 4 फॉलो करता है। लेकिन अगर 4 लेते हैं तो x अगर आप x और x प्लस वन, x अगर 4 लेते हो तो 4 प्लस 1 कितना हो जाता है 5। ठीक है, अब 4 5 यहाँ पे आपके पास कंडीशन नहीं है, तो आपके पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ गए 1 2 2 3 3 4। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर पेयर आपको कहाँ से मिले, ये सारे ऑर्डर पेयर आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मिले। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 1 2 2 3 3 4। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है। तो ये जो रिलेशन है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की छोटी सेक्शन हुई, हाँ जी हुई। तो इसलिए रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो आपको गिवन दिया होता है, जिस सेट पे आपको कहा गया था इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो डेफिनेशन यही कहती है रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए
to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B, and the subset is describing the relation between the first element and the second element of the order pair A cross B। तो जो रिलेशन होता है ये R, ये डिफाइन कर रहा होता है, ये जो ऑर्डर पेयर है ये कौन से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, गिवन रिलेशन को जो स्टेटमेंट आपको दी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। ये जो रिलेशन आर है इसकी डोमेन क्या होगी एंड इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन क्या होगी, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है इनको जब मिला के एक सेट बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, ये कहलाएगी डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है इन सभी को मिला के जो ये सेट बनाओगे, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ये क्या होंगे, रेंज ऑफ आर। तो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को मिला के जो सेट बनेगा वो डोमेन ऑफ आर होगा, और सेकंड एलिमेंट को मिला के जो सेट बनेगा वो रेंज ऑफ आर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेशन समझ आया होगा। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज है, कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, ये जो ए क्रॉस ए किया हमने, ठीक है, तो मैं इसको यहां समझाता हूं। अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो ये अगर 1 2 3 4 है और बी अगर 1 2 है, तो होल सेट बी जो होगा, जो सेकंड सेट होगा वो कोडोमेन होगा। तो इस कंडीशन में कोडोमेन कौन है, यही सेट है ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो कोड, आई होप कि रिलेशन आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, बी। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तब बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए से लेके सेट बी तक कितने होंगे। तो वो कितने होंगे, 2 रेज टू पावर ए बी, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको पक्का कर ले, ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ गया फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं हम लोग। रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। अब फंक्शन जो है ये रिलेशन, ये फंक्शन जो है ये रिलेशन की ही एक टाइप है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्लियर है, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप है रिलेशन की। क्लियर है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो रिलेशन, जैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, वैसे ही आपको फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होता है, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होता है। तो कहता क्या है ये कि ये जो ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में, उनकी बी सेट में एक ही इमेज होगी। इमेज क्या होती है, अब उस पर ही बात कर लेते हैं। जैसे ये ऑर्डर पेयर आया है, जैसे 1 2 3 हमने कहा, 1 2 3 क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड एलिमेंट रेंज है। तो ये इस तरह से आता है, ये जो 1 2 3 है ये फर्स्ट सेट में आ जाएंगे, ठीक है, और 2 3 4 ये सेकंड सेट में आ जाएंगे। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है। ठीक है, तो मतलब जो 2 है, 2 किसकी इमेज है, 1 की। 2 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है। ठीक है, और 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 2 है एंड 4 की प्री इमेज 3 है।
ठीक है। तो वैसे ही ये कहता है कि आपके पास ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी बी सेट में कितनी इमेजेस होंगी, एक ही इमेज होगी, वन एंड ओनली वन। ए बी, तो बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के। अब इसकी मैं आपको, ये जो हमने लिखा ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको रिव्यू करने की कोशिश है। तो ये क्या है, आपने किया हुआ फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो सब्सटीट्यूट ए इक्वल टू वन, ए वन करोगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, बी किसके इक्वल आ जाएगा, टू के। कहते हैं ए इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करो, तो ए आपने टू सब्सटीट्यूट किया, टू प्लस वन, तो बी कितना आ गया आपके पास, टू प्लस वन थ्री। मतलब ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाते हो तो बी की वैल्यू मिलती जाती है। ए आपका इंडिपेंडेंट है, बी आपका डिपेंडेंट है, ऐसा ही है। तो बी किस पे डिपेंड है, वेरिएबल ए पे। तो बी जो फंक्शन है ये किस में है, ये है वेरिएबल ए में, क्योंकि ए की वैल्यू वेरिएबल वेरी कर रही है। ए की वैल्यू कभी हम वन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कभी टू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कभी थ्री सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो बी की वैल्यू किस पे डिपेंड है, ए पे। तो ये फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है जैसे हमने पीछे किया, एक्स एंड वाई। ठीक है, वाई किसके इक्वल था, एक्स प्लस वन के। इसका मतलब है वाई एक फंक्शन है वेरिएबल एक्स में, और ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन के। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ गया आपका फर्स्ट और सेकंड जो आपके ऑर्डर पेयर में टर्म्स होंगी उनके बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, रिलेशन होगा लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा कि ए सेट के एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज है। जैसे कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, तो वन की इमेज टू है, टू की इमेज थ्री है, थ्री की इमेज फोर है। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये आपका फंक्शन ही है। लेकिन फंक्शन क्या है, एक टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे ये एग्जांपल चल सकती थी, लेकिन अब एक ही इमेज की बात कर रहा, तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दी। उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई, y इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले तो आपको सेट दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी सेट नहीं दिया गया है, छोटा सेट अब आप नहीं दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट n। अब आपको मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करना है, n क्रॉस n का। अब नेचुरल नंबर का सेट क्या है, इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसका अगर करोगे तो आप खत्म ही नहीं कर सकते इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि वन के ऑर्डर पेयर सभी के साथ बनोगे, वन से लेके आप 100 तक चलोगे, 10,000 चलो, कहाँ तक चलोगे, नहीं खत्म हो सकते। तो ये हमारे पास इमेजिनरी दिमाग में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पर क्या कहता है कि रिलेशन क्या है आपके पास, एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू टू एक्स। रिलेशन ऑर्डर पेयर ये है, और वाई किसके इक्वल है, टू एक्स के, मतलब एक्स और वाई किसके इक्वल है, टू एक्स के। ऐसे ऑर्डर पेयर बन गया। तो वो कहता है कि बताओ आपकी डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, एंड रेंज क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, अगर आप वन सब्सटीट्यूट यहाँ पे करोगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं, तो वन मल्टीप्लाई, ये टू एक्स है तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन हो जाएगा, तो वन और टू ऑर्डर पेयर आ जाएगा। फिर अगर टू सब्सटीट्यूट करते हो तो फोर आ जाएगा, थ्री सब्सटीट्यूट करते हो तो सिक्स आ जाएगा, फोर सब्सटीट्यूट करते हो तो एट आ जाएगा। वैसे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ये नेचुरल नंबर है, काउंटिंग चल रही, वन टू थ्री फोर, आगे फाइव करोगे तो 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ये क्या है आपके, फर्स्ट एलिमेंट सारे नेचुरल, काउंटिंग चल रही है वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो पहले आपकी डोमेन आ गई। ठीक है, डोमेन क्या आ गई है आपकी, ये काउंटिंग चल रही है वन टू थ्री फोर, तो ये सारे नेचुरल नंबर आ गए। फिर डोमेन के बाद क्या आता है, रेंज। रेंज क्या आ गई आपके पास, रेंज आ गई आपके पास सेकंड एलिमेंट, टू फोर सिक्स एट टेन। ठीक है, तो टू फोर सिक्स एट टेन, तो ये सारे एलिमेंट क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन इनकी एक खासियत है। खासियत क्या है कि ये सारे आपके पास, ये सारे आपके पास क्या है, इवन नंबर है। तो रेंज क्या हो जाएगा,
रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, रेंज इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसको 2n लिख सकते हो और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके ये भी बन गए। n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2n हमेशा इवन नंबर होता है आपके पास। ठीक है, तो ये सारे रेंज क्या बन गया आपके पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और डोमेन क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब कोडोमेन आ गया। कोडोमेन क्या था, ए क्रॉस बी में बी सेट जो होगा वो आपका कोडोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है n क्रॉस n, तो यहाँ पे जो सेकंड सेट क्या है n, तो कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फंक्शंस भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर पिछली एग्जांपल भी हमने वही कर ली, तो कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपके पास, हमने कहा ना कि ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन भी वही आ गया और रिलेशन में आपकी डेफिनेशन भी वही आ गई। अभी हमने जो एग्जांपल की जिसमें आपके पास 1 2 2 4 3 6 था, उसमें भी सेम ही कंडीशन आ रही थी, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही थी। तो कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें दो इमेजें बनती हो, ठीक है, या दो इमेजें, आप इसको ऐसे कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, नहीं आप इसको कर लो अंडर रूट ऑफ एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको एक्स स्क्वेयर नहीं रखना, इसको अंडर रूट ऑफ एक्स कर लो आप। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स क्या हो गया कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे फॉर ये रियल नंबर्स में है, ठीक है, तो y किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एक्स, ये x और अंडर रूट एक्स हो गया। ठीक है, तो x अगर 4 लेते हो तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 4 कितना है, 2 भी है और -2 भी है, जिसको आप +-2 कहते हो। तो 4 की इमेज 2 ही भी बन सकती है, 4 की इमेज -2 भी बन सकती है। तो इस केस में दो इमेजेस बन गई, 4 की बन गई। तो ये है। अब ऐसा केस रिलेशन है आपके पास, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इमेजेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आपकी फंक्शन में। फंक्शंस में दो इमेजेस नहीं चलती हैं, फंक्शंस में कितनी इमेजेस चलती हैं, फंक्शन में एक ही इमेज चलती है। ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सेट की दो इमेजेस हैं एक एलिमेंट की, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है, ये रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं जो आपको पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, उनकी कुछ डेफिनेशंस है वो आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, अगर x 1 है तो y 1 होगा, x 2 है तो y 2 होगा, x 3 है तो y 3 होगा। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन है, तो आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉलो आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपके पास ऐसे दिया जा सकता है 1 1 -1 1 1 -1 एंड नन ऑफ दीज। तो मैंने क्या कहा, y इक्वल टू एक्स, जो x होगा वही y होगा, तो कंडीशन ये आ गई। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट आ गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये y इक्वल टू सी, कांस्टेंट फंक्शन c, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी का क्या मतलब है, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी का क्या मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू होगी, इसको पहले इरेज कर दें, हाँ, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी का क्या मतलब है, अब y फंक्शन है वेरिएबल x में और ये किसके इक्वल है, c में। अब वो कहता है कि आपके पास x की कोई भी वैल्यू होगी y c ही रहेगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 है,
वो कहता है एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, वाई आपके पास 2 ही रहेगा। इसका मतलब एक्स 0 आपके पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, वाई आपके पास 2 ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ऐसे बनता है, वाई इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू सी। तो ये पूछा जा सकता है, आपको पूछा क्या जा सकता है कि अगर y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू सी है, तो ग्राफ में जो लाइन है वो पैरेलल होगी x एक्सिस के या y एक्सिस के? तो वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। चाहिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर y इक्वल टू सी है तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के, या ग्राफ पैरेलल होगा x एक्सिस के। और अगर x इक्वल टू सी है, अगर x इक्वल टू सी है, तो जो लाइन है वो आपकी पैरेलल होगी, या ग्राफ आपका पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। x इक्वल टू सी, ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरे केस में जब y इक्वल टू सी है तो ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको ये आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन समझ आ गया होगा। उसके बाद है एक और मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया ही होगा। मॉडुलस क्या है आपका? आप वैल्यू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करो या नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। -2 कर दो, मॉडुलस लगा दिया, रिजल्ट 2 हो गया। 2 है तो वो पॉजिटिव ही है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन किस तरह से है? ये फंक्शन किया जाता है अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है आपका, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल है। तो फंक्शन किसके इक्वल होगा? फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन x अगर लेस देन 0 है, अगर x नेगेटिव है, x क्या है? नेगेटिव। x अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव x को आप एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आई बात? तो इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ ऐसे आता है, x x डैश एंड दिस इज योर y। अगर x पॉजिटिव है तो y आपका, ये आपका y है। तो अगर इसको देखें, ये यहाँ पे y x के इक्वल है, ठीक है। और जब लेस देन है तो y किसके इक्वल है? माइनस ऑफ x के। तो y माइनस ऑफ x, ये आपका नेगेटिव x है, तो ये लाइन यहाँ पर आएगी। इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ x की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन भी आपका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन बड़ा ही ट्रिकी सा है। ट्रिकी क्या है इसमें? आपको सीधा पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 100 हो 10,000 हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन y किसके इक्वल होगा? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी है, तो y आपका 1 होगा। x अगर लेस देन 0 है, मतलब -1 -2 -3 इनफाइनाइट -100 -10,000 कुछ भी है, तो y आपका -1 होगा। और x आपका अगर 0 है तो y आपका 0 ही होगा। तो ये आपको याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव्स में या एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फॉर ए सिग्नम फंक्शन इन सिग्नम फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू ऑप्शन हो सकते हैं 1 0 -1 नन ऑफ दीज। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन में y किसके इक्वल होगा? 1 के, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है भाई कि आपका जो x है वो लेस देन 0 है, x क्या है? लेस देन 0। तो बताओ भाई y किसके इक्वल होगा? x अगर लेस देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन में y किसके इक्वल होगा? -1 के,
तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट वो पूछ सकता है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, फंक्शन को किसके साथ लिखा जाता है, एक्स को किस में रखा जाता है, लार्ज ब्रैकेट में, और कहा जाता है एक्स किसके इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है। मतलब ये आपको कैसे दिया जाएगा, ये इंटरवल में दिया जाएगा। एक्स आपको दिया जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। मतलब जो इंटरवल में है उसमें -1 ऐसे होगा एंड 0 ऐसे होगा, मतलब -1 इंक्लूड होगा। ये इंटरवल हमने पीछे वीडियो में किए हैं, आपको उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लें तो आपको इंटरवल समझ आ जाएंगे। तो फिर अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो देख सकते हो, नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये लेफ्ट इंटरवल, लेफ्ट वैल्यू है जो इंक्लूड होगी। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है कि आपका इन सभी वैल्यूज़ में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -1। जब इसकी बात होगी तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो वैल्यू इंटीजर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसमें देखें वैल्यू है -1, -0.9, -0.8 अप टू 1, -0.1, लेकिन ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसका ध्यान देना। तो आपके पास वैसे ही ये वाला केस है, जब ज़ीरो और इसके बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस इंटरवल का 0 होगा, जब इसमें होगा तो 1 होगा। तो ये थे आपके कुछ फंक्शंस और ये था आपका रिलेशन एंड फंक्शन। लेक्चर में बहुत बड़ा नहीं करूँगा, यहीं तक रखेंगे, छोटा सा लेक्चर। तो अभी भी 40 मिनट्स का हो गया, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। तो एक और वीडियो आएगी जिसके बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और मैं ऐसे कराऊंगा जैसे आपके MCQs के अकॉर्डिंग है, साथ साथ में MCQs और साथ साथ में आपके मेथड्स भी समझा दूंगा। और इसकी एक वीडियो के बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फुल सिर्फ MCQs होंगे रिलेशन एंड फंक्शन के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बाकी एस्पिरेंट्स भी हैं वो अपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैथ सेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ JKSSB। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।